रिवाइंड आज एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया है जिसे पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे अंडरवर्ल्ड का डॉन मानते हैं, जबकि लियारी की आवाम आज भी उसे अपना मुहाफिज और हीरो समझती है, जो पैदा तो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में हुआ, लेकिन क्या पुलिस और फौज के बड़े बड़े अफसरान बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को उन्हीं के घर में चित कर दिया। जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी का जियाला तो था, लेकिन पीपल्स पार्टी और जरदारी भी उसके सामने बेबस हो गए थे। किस पुलिस ऑफिसर को किस पोजीशन पर रखना है ये फैसले भी वो खुद करता, कौन नाजिम और कौन काउंसलर बनेगा ये फैसले भी उसी के घर से होते। उसके खौफ से मगरिब के बाद पुलिस थानों से बाहर नहीं निकलती। लियारी में मगरिब के बाद जो है ना, पुलिस अपने थानों से बाहर ही नहीं निकलती थी। पुलिस जो है ना थानों के अंदर होती थी। लियारी की आवाम इंसाफ मांगने अदालतों में नहीं बल्कि उसी की चौखट पे जाती। जब बेनज़ीर पे हमला हुआ तो बेनज़ीर ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़कर इसी गैंगस्टर को अपना मुहाफिज बनाया और इसी गैंगस्टर ने बेनज़ीर को बिलावल हाउस तक पहुंचाया, जिसने भत्ते और स्मगलिंग से एक एम्पायर खड़ी की और खौफ की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, जिसे पाकिस्तान के इदारे तो अंडरवर्ल्ड का डॉन मानते हैं। लेकिन उसने लियारी में स्कूल बनवाए, ईदगाह बनवाई, लियारी की आवाम के लिए पार्क बनवाई, सड़कों का जाल बिछवाया और लियारी में घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाया। यानी वो गरीबों के लिए मसीहा और अमीरों के लिए एक जालिम डकैत था, जो लियारी गैंग वॉर की बुनियाद और अहम किरदार साबित हुआ, जिसकी वजह से कराची में हजारों लोग मारे गए, लेकिन फिर भी वो पीपल्स अमन कमेटी का बानी बन गया, जिसकी जिंदगी पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड ने फिल्म बना डाली, जो अपनी मौत के कई साल बाद एक बार फिर से हेडलाइंस की जीनत बन चुका है, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए रखी गई, जिसे पुलिस ने एक फेक इनकाउंटर में मार डाला और जिसकी मौत पर लियारी की गरीब आवाम ने हड़तालें तक की। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम आपको पाकिस्तानी इदारों के रहमान डकैत या फिर लियारी की आवाम के सरदार रहमान बलोच की कहानी दिखा रहे हैं, और ये कहानी बॉलीवुड की किसी एक्शन मूवी से कम बिल्कुल नहीं। ये लियारी है जिसने हर शोबे में पाकिस्तान को काबिल लोग फराहम किए। यहीं से निकलने वाले लोग फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर बने और इसी लियारी ने पाकिस्तान को 2 वज़ीर आज़म दिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के बड़े बड़े गैंगस्टर भी इसी लियारी से उठे। 1976 दाद मोहम्मद बलोच और दादल के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है, जिसका नाम अब्दुर्रहमान रखा जाता है। दादल का ताल्लुक ईरान से था और ये खानदान बलूचिस्तान में हब में आबाद रहने के बाद कराची में लियारी शिफ्ट हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दादल ने लियारी में फलाही काम भी किए, लेकिन पुलिस और खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक दादल लियारी में ड्रग्स का कोई छोटा मोटा स्मगलर था। लेकिन ये वो दौर था जब कराची और ख़ास तौर पर लियारी में इसी धंधे से मुंसलिक कई ऐसे नेटवर्क मजबूत हो चुके थे, जिनमें एक था इकबाल और बाबू डकैत का गिरोह और तीसरी तरफ था हाजी लालू का गिरोह, जो ड्रग्स और भत्ते का कारोबार चलाता। ऐसे माहौल में आँख खोलने के बावजूद अब्दुर्रहमान को इब्तदाई तौर पर स्कूल में दाखिल कराया गया, लेकिन प्राइमरी के बाद ही रहमान ने स्कूल छोड़ दिया और गली मोहल्ले के ऐसे आवारा लड़कों के गिरोह का हिस्सा बनने लगा, जिनके बाप लियारी में ड्रग्स और भत्ते के एम्पायर चला रहे थे। और फिर 1989 में सिर्फ 13 साल के रहमान ने मामूली से झगड़े पर एक शख्स को छुरी मार दी और ये रहमान का जुर्म की दुनिया में पहला कदम था। 1992 में रहमान बाकायदा तौर पर अपने बाप के पेशे में शामिल हो चुका था, यानी वो भी अपने गैंग के साथ मिलकर लियारी में ड्रग्स स्मगल करने लगा और फिर अपने फ़ायदे के लिए ड्रग्स के 2 सप्लायर्स को कत्ल तक कर डाला, और ये रहमान का जुर्म की दुनिया में पहला कत्ल था। बाप और चचा की मौत के बाद हाजी लालू, जो लियारी में एक बहुत बड़े गैंग का सरबराह था, उसने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। रहमान और हाजी लालू के बेटों अरशद पप्पू और यासिर अराफात ने मिलकर हाजी लालू के इस गैंग को पूरे लियारी में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर गैंग बना दिया। यानी इस वक्त तक लियारी पर हाजी लालू की हुकूमत थी। पुलिस अफसरान और पॉलिटिशियंस हाजी लालू की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाते थे। इस वक्त तक लियारी में 2 ही गिरोह एक्टिव थे, एक था हाजी लालू का गिरोह और दूसरा था बाबू डकैत का गिरोह, जो रहमान के चचा का कातिल भी था। इन दोनों का धंधा एक था, इसलिए अपने फायदे के लिए एक दूसरे को मिटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते। आए दिन इन दोनों गिरोहों के दरमियान झड़पें होती। इसी दौरान कराची के ये गैंग वॉर इंटरनेशनल मीडिया में आ गई। सिंध पुलिस भी इनकी रोज की दहशतगर्दी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों गिरोहों का जो भी रुकन नजर आए उसे इनकाउंटर करके मार दिया जाए। पुलिस ने इनकाउंटर भी किया, रहमान के कई साथी मारे गए, लेकिन रहमान बच निकला। और फिर 18 मई 1995 रहमान ने अपनी ही मां को गोली मार दी। इसके बाद जब रहमान गिरफ्तार हुआ तो उसने तफ्तीश में बताया कि मेरी मां पुलिस की मुखबिर बन चुकी थी, वो मुझे पुलिस के हाथों पकड़वाना या मरवाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी जान ली। जबकि कई तज्जियाकारों का मानना है कि रहमान ने अपनी मां के किरदार पर शक करते हुए उसकी जान ली थी।
बहरहाल बात जो भी हो, हमने दोनों वर्जन आपके सामने रख दिए। और फिर 1995 में रहमान को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। रहमान पर नाजायज असला और ड्रग्स रखने का इल्जाम लगा और इसी वजह से रहमान को 2.5 साल जेल में गुजारने पड़े। और फिर 10 जून 1997 रहमान को कराची सेंट्रल जेल से लियारी के करीब ही वाक़ सिटी कोर्ट लाया गया और यहाँ से रहमान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जबकि इसका एक दूसरा वर्जन भी है। 2006 में रहमान कराची और बलूचिस्तान में सैकड़ों एकड़ ज़राई ज़मीन, दर्जनों दुकानों, घरों और प्लॉट्स का मालिक बन चुका था, जबकि उसकी कई जायदादें ईरान में भी मौजूद थीं। रहमान का धंधा पूरे उरूज पर था। रहमान के मुताबिक उसने पुलिस की इजाज़त से जुए का अड्डा, अफ्यून और चर्स का अड्डा भी खोला। धंधा पूरे उरूज पर था और पैसे की रेल पेल बहुत ज़्यादा हो गई और इसी दौरान रहमान भी समझ चुका था कि वो हाजी लालू के अंडर रहते हुए जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह नहीं बन सकता। और आखिरकार एक दिन रहमान की हाजी लालू और उसके बेटों से खटपट हो गई। 2001 तक हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू का एक आदमी ठट्ठा और बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बस अड्डे से भत्ता लेता था और इस अड्डे की यूनियन का सदर था। 2002 में रहमान ने अपना दबाव और असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अरशद पप्पू के इस आदमी को यूनियन की सदारत से हटाकर अपना आदमी लगा दिया और जाहिर है भत्ते की यह आमदनी भी रहमान के पास जाने लगी। लेकिन इस सबसे अरशद पप्पू खुश नहीं था। उसने रहमान के इस वफादार मोहम्मद फैज़ और फैज़ू को स्टेशन से अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। ये फैज़ू कोई और नहीं बल्कि उज़ैर बलोच का बाप था। बाप की मौत से पहले उज़ैर बलोच इस जुर्म की दुनिया से बिल्कुल अलग मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन बाप की मौत ने उसे जुर्म की दुनिया में घसीट लिया। उज़ैर बलोच ने बाप की मौत का बदला लेने के लिए रहमान से हाथ मिला लिया। अब एक तरफ उज़ैर बलोच और रहमान डकैत का ग्रुप था, जबकि दूसरी तरफ हाजी लालू का गिरोह था। उज़ैर के बाप फैज़ू की मौत के बाद अब एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका था जिसे लियारी गैंग वॉर के नाम से याद किया जाता है। अरशद पप्पू ने रहमान डकैत पर हमला किया, लेकिन रहमान बच निकला। अब अरशद पप्पू के गजब का रुख रहमान के रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ हो गया। रहमान और अरशद पप्पू ने एक दूसरे के रिश्तेदारों और दोस्तों को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया। रहमान ने बलोच इत्तेहाद तहरीक के सरबराह और अरशद पप्पू के एक रिश्तेदार अनवर भाईजान को कत्ल कर दिया। और इसके जवाब में अरशद पप्पू ने भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रहमान के एक रिश्तेदार की गाड़ी को रोड पर रोककर रहमान को फ़ोन किया और बताया कि मैं तुम्हारे फुलां रिश्तेदार को कत्ल कर रहा हूँ, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। और फिर रहमान के रिश्तेदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अरशद पप्पू ने कराची की सरजमीन रहमान के लिए तंग कर दी और आखिरकार रहमान को अपनी जान बचाकर बलूचिस्तान फरार होना पड़ा। रहमान जब बलूचिस्तान पहुंचा तो पीछे लियारी में पुलिस ने अरशद पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। अरशद पप्पू की गिरफ्तारी से हालात बिल्कुल बदल गए। रहमान भी बलूचिस्तान से वापस आ गया और उसने अपने हर दुश्मन को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया। अब रहमान सिर्फ अरशद पप्पू के लोगों को ही कत्ल नहीं कर रहा था, बल्कि पैसे लेकर भी लोगों को मारना शुरू कर दिया था। यानी अब वो सुपारी लेने लगा था। सुपारी के इसी धंधे में उसने 28 अगस्त 2001 को 2 करोड़ की सुपारी दिए जाने पर मलीर पुल पर कराची अंडरवर्ल्ड के डॉन शुएब खान पर कातिलाना हमला किया। शुएब तो बच निकला, लेकिन पुलिस के कई एहलकार मारे गए। बड़ी बड़ी शख्सियात ने जरदारी से बात की कि आप दोनों गिरोहों में सुलह करवाएं, लेकिन जरदारी ने किनारा कर लिया क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस अफरा तफरी से फायदा हो रहा था। एक तो ये दोनों गिरोह एक दूसरे की ताकत कम कर रहे थे और दूसरी तरफ रहमान डकैत पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन एमक्यूएम को लियारी में घुसने नहीं दे रहा था। रहमान ने अपने नेटवर्क का दायरा मजीद फैलाना शुरू कर दिया। 2008 में पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी। अमन कमेटी के यूनिट्स और सेक्टर्स कायम किए, तंजीमी दफातर खोले और इलाकाई जिम्मेदार मुकर्रर किए। कराची की बंदरगाह से निकलने और केमाड़ी से गुजरने वाला कोई कंटेनर रहमान के नेटवर्क को भत्ता दिए बगैर नहीं गुजर सकता था। रहमान अब पूरे लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। 2007 में जब बेनजीर जलावतनी खत्म करके वापस आई तो उनके काफिले पर खुद को हमला हुआ। करीब 150 लोग मारे गए और रहमान ने बेनजीर को सही सलामत बिलावल हाउस पहुंचने में मदद दी। कराची का ये इलाका लियारी पीपल्स पार्टी का घर समझा जाता था, लेकिन 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में रहमान डकैत के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी। कराची पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया और रहमान की ताकत का दुनिया को अंदाजा हुआ। 2005 में लियारी की बदअमनी को देखते हुए लियारी टास्क फोर्स तश्कील दी गई और इस कहानी में यहीं से एंट्री होती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाया, जिसने एमक्यूएम के अनगिनत लोगों को फेक इनकाउंटर करके मौत की नींद सुलाया और जिसका नाम था एसएसपी चौधरी असलम। लेकिन अब वो लियारी टास्क फोर्स का सरबराह बन चुका था और उसकी जिंदगी का मकसद था रहमान डकैत की मौत। चौधरी असलम ने आते ही रहमान डकैत के गैंग को रगड़ना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ अरशद पप्पू का ग्रुप भी पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो चुका था। कराची की सरजमीन एक बार फिर से रहमान डकैत के लिए तंग कर दी गई और रहमान ने लियारी छोड़कर एक बार फिर से बलूचिस्तान में पनाह लेने का फैसला किया, लेकिन इस बार हब जाने की बजाय कोयटा के सैटेलाइट टाउन में खुफिया मकाम में पनाह ली।
चौधरी असलम ने आते ही मुखबिरों का जाल बिछा दिया और चौधरी असलम को मुखबिरों के जरिए ये खबर मिल गई कि रहमान डकैत क्वेटा के सैटेलाइट टाउन में खुफिया मकाम पर मौजूद है। चौधरी असलम ने वक्त ज़ाय किए बगैर फौरन इस सैटेलाइट टाउन पर छापा मारा और 18 जून 2006 को रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया। क्वेटा से गिरफ्तार करने के बाद रहमान को कराची एक पुलिस अफसर के घर में बंद कर दिया गया। लियारी टास्क फोर्स के सरबराह चौधरी असलम ने रहमान डकैत को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन रहमान की गिरफ्तारी को सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किया और फिर 20 अगस्त 2006 रहमान अपने मजबूत नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। चौधरी असलम ने रहमान की गिरफ्तारी सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की हुई थी, इसलिए कानूनी कार्रवाई से तो बच गए, लेकिन फिर भी जिन इदारों को पता था उनकी तफ्तीश में आ गए और चौधरी असलम को कई दिन तक कड़ी तफ्तीश से गुजरना पड़ा। इससे चौधरी असलम के दिल में रहमान के खिलाफ नफरत में मजीद इजाफा हुआ और यहाँ से उसने फैसला कर लिया कि अब की बार रहमान को गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि इनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। रहमान अब सिर्फ पुलिस को ही चकमा नहीं दे रहा था बल्कि अब पीपल्स पार्टी को भी रगड़ना शुरू कर दिया था। 2008 में आसिफ जरदारी मुल्क के सदर तो बन गए, लेकिन लियारी में उसके हिमायत याफ्ता हार गए और रहमान के हिमायत याफ्ता सारे उम्मीदवार जीत चुके थे और यहीं से आसिफ जरदारी भी रहमान को मिटाने के दर पे आ चुका था। ये मूवमेंट बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह थी, जिस तरह एक विलेन अपने मकसद के लिए किसी को इस्तेमाल करने के बाद और फिर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए उसी को मरवा देता है। अब रहमान तीन इतराफ से घिर चुका था। एक तरफ उसकी बहुत बड़ी और असली दुश्मन MQM थी, जिसे वो लियारी में घुसने तो दूर की बात है आंख उठाकर भी नहीं देखने देता था। दूसरी तरफ पुलिस और चौधरी असलम थे, जिनकी कैद से वो फरार हो चुका था और उनके कैरियर पर एक बदनुमा धब्बा बन चुका था। तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी थे, जो उसके माजी के दोस्त और अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। और रहमान के चौथी तरफ थी लियारी की आवाम, जो रहमान को हीरो मानती थी। रहमान ने भी ये खतरा भांप लिया और अपने साथियों को हिदायत की कि कुछ मुद्दत के लिए धंधे को महदूद रखा जाए। उधर चौधरी असलम भी अपने जासूसों का नेटवर्क बिछा चुके थे और इसी दौरान चौधरी असलम का एक जासूस रहमान के नेटवर्क में दाखिल हो गया। रहमान के लिए भी हालात तंग हो चुके थे, इसलिए उसने भी बलूचिस्तान फरार होने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो फरार की प्लानिंग कर रहा था, जासूस के जरिए ये खबर चौधरी असलम की टीम तक पहुंच गई। 9 अगस्त 2009 को रहमान अपने 3 साथियों के साथ बलूचिस्तान की तरफ निकला, लेकिन चौधरी असलम पहले ही रास्ते में जाल बिछा चुके थे और जैसे ही रहमान की गाड़ी आई, चौधरी असलम ने रहमान को गिरफ्तार करने की बजाय मार दिया और 10 अगस्त 2009 को पाकिस्तान के सारे अखबारों में रहमान की मौत की खबर आ चुकी थी। आज भी रहमान बलोच की मौत के बारे में कई वर्जन हैं, लेकिन ये वर्जन पुलिस का है। रहमान की मौत के बाद रहमान की बेवा ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि रहमान को जाली मुकाबले में मारा गया और रहमान के खानदान के मुताबिक इस मुकदमे का फैसला आज तक नहीं आया। आप उसे रहमान डकैत कहें या सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि रहमान का जनाजा लियारी की तारीख में चंद बड़े बड़े जनाजों में से एक था।